हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर, राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए आप कंटिन्यू मेहनत करते रहना। आपका इसी तरह मेहनत, आपकी इसी तरह लगन, आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। ये बात आपको नोट कर लेना। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा। और टॉपिक करने से शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात बोल देना चाहता हूँ कि कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के। जब तुम आओगे तो मुझे बदला हुआ ही पाओगे। कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के। कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के। तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की। जी हाँ, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर मेरे कमरे में सिवाय किताबों की कुछ भी नहीं है। मेरे कमरे में सिवाय किताबों की कुछ भी नहीं है। ये बात आपको नोट कर लेना। अपने आसपास चारों तरफ क्या होनी चाहिए सर? किताबें किताबें होनी चाहिए, बुक ही बुक होनी चाहिए। अपने माइंड में केवल एक ही याद आनी चाहिए, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे राजस्थान सीएचओ बनना है तो बनना है, मैं यह करके दिखाऊंगा। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो इन मेरे पंक्तियों को जरूर याद कर लेना। इन पंक्तियों को जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो एमसीक्यू, और साथ में एक मिस अभियान के बारे में भी बताऊंगा, स्वच्छ भारत में अभियान के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इस इम्पोर्टेंट कम्युनिटी का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वही आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखना। अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अपना क्या है, 7 क्लीन लेबर रूम जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ जी, लेबर रूम के 7 क्लीन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एम्स वगैरह में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि 7 क्लीन कौन से होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें 3 राइट होंगे और एक गलत होगा, एक गलत होगा। तो आपको वही छांटना होगा। अगर आप 7 के बारे में पता होगा तभी तो आप छांट पाओगे ना गलत। इसलिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ में, ठीक है। तो इसके अंदर 7 क्लीन के अंदर पहला क्या है, क्लीन हैंड। जी हाँ, जब भी आप डिलीवरी करो मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्या हैंड क्या होना चाहिए सर? क्लीन होने चाहिए। क्लीन सरफेस होनी चाहिए। जी हाँ, सरफेस क्या होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। जब आप वहाँ डिलीवरी करवा रहे हो तो ऐसा नहीं है वहाँ पर गंदा हो एरिया, कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे फूमिगेशन हुआ होना चाहिए, वहाँ पर फोगर हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन वाटर। जी हाँ, जब भी आप डिलीवरी करो तो वहाँ पर अगर वाटर यूज करो तो वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है गंदा पानी लेके आ जाओ, नहीं, क्लीन होना चाहिए। क्लीन ब्लेड होनी चाहिए। जी हाँ, ब्लेड क्या होनी चाहिए सर? क्लीन होनी चाहिए। जब आप कोड को कटिंग करोगे तो ब्लेड क्या होनी चाहिए सर? क्लीन होनी चाहिए। सर क्लीन होनी चाहिए। ये बात आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि अगर ब्लेड क्लीन नहीं होगी तो उनसे इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्या है, क्या क्लीन थ्रेड होना चाहिए। जी हाँ, क्लीन थ्रेड होना चाहिए। थ्रेड जब आप क्या करोगे, कोड को आप बांधोगे तो कोड को बांधोगे तो क्या होना चाहिए सर? क्लीन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए सर? क्लीन होना चाहिए। क्योंकि कोड को बांधने क्यों बांधोगे तो आपको पता है, फिर ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और जब आप जो थ्रेड का अर्थ होता है धागा, जब धागा ही गंदा होगा तो उनसे इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ये बात आपको नोट कर लेना, ठीक है। और क्लीन कोड को क्लीन होना चाहिए। अम्बलाइकल कोड क्या होना चाहिए सर? क्लीन होना चाहिए। अम्बलाइकल कोड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर क्लीन नहीं होता उससे इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्या है, क्लीन टाउल। हाँ जी, जो आप टाउल यूज़ कर रहे हो वो क्या होना चाहिए सर? क्लीन होना चाहिए। ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट आपकी बात करता हूँ कि टिटनस नियोनेट्रम। जी हाँ, ये 7 क्लीन किससे बचाता है? तो आपको याद करना है, ये टिटनस नियोनेट्रम से बचाता है। टिटनस नियोनेट्रम से बचाता है, ठीक है। और टिटनस नियोनेट्रम आपसे पूछ ले कि इसे अदर नाम किसे जाना जाता है तो आपको याद रखना, टिटनस नियोनेट्रम को 8 डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे 8 डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम से बचाता है कौन? 7 क्लीन। ये बात आपको याद रखना। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना? ये सन हो, ये सन हो, सभी बच्चों को यस आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आपसे पूछ ले कि टिटनस नियोनेट्रम का लास्ट केस कब मिला तो आपको याद रखना, 20 अगस्त 2015 के बाद कोई भी केस नहीं मिला। इससे पहले पहले केस मिला तो आपको ये डेट याद रखना, 20 अगस्त 2015 के बाद टिटनस नियोनेट्रम का कोई भी केस नहीं मिला। ये बात अभी आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान सीएचओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि लेबर रूम टेम्परेचर। हाँ जी, लेबर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो आपको नोट कर लेना कि 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए किसका? लेबर रूम का टेम्परेचर। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना कि ईपीआई वर्ल्ड, हाँ जी, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड में कब स्टार्ट हुआ? तो आपको नोट कर लेना, ये हुआ सन 1974। सन 1974 में स्टार्ट हुआ। सन 1974 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि
ईपीआई इंडिया, हाँ जी, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? तो आपको जवाब देना है, इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ सन 1978, सन 1978, यानी कि इसके 4 साल बाद भारत ने स्टार्ट कर दिया क्या? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तब भारत ने सोचा कि ये तो इसके अंदर पूरे भारत को कवर नहीं कर रहा इम्यूनाइजेशन थे, तो अपना क्यों ना एक नेक्स्ट अच्छा प्रोग्राम लेके आए। तो इंडिया ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। और कब स्टार्ट किया है? तो आपको आपको याद रखना, ये 19 नवंबर 1985, 19 नवंबर 1985। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स में आया हुआ है, तो राजस्थान शिक्षा में भी आ सकता है। तो आपको जवाब देना 19 नवंबर 1985। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया ना, अच्छी बात, आपको समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट है CSSM प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया। तो आपको जवाब देना सन 1992। सन 1992 एक मेरा कह रहा था स्टूडेंट के सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में शायद तक 1993 बताया, मुझे याद नहीं, अगर मैंने 1993 बताया तो गलत बताया होगा, क्योंकि मैं उसको स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो। तो आपको जवाब देना सन 1992 में स्टार्ट हुआ, सन 1992 में स्टार्ट हुआ। कौन? CSSM। ठीक है, नेक्स्ट है RCS प्रोग्राम स्टार्ट। RCS प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? तो आपको जवाब देना सन 1997 में RCS प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। हाँ जी, ऐसा कोई एग्जाम ना हो तो इसके बारे में पूछा ना गया हो, तो केवल इसमें यही पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था। आपको जवाब देना 25/12/2014। जी हाँ, 25/12/2014 को मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था, मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था। और इस मिशन इंद्रधनुष के अंदर कितनी डिजीज आती है? तो आपको याद रखना, इसके अंदर 8 डिजीज आती है, 8 डिजीज आती है, परंतु इसके अंदर 7 क्या है? किलर डिजीज है। 7 क्या है सर? इसमें किलर डिजीज है। ये बात आपको नोट कर लेनी है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। मिशन इंद्रधनुष के 3 क्वेश्चन है कि कब लागू हुआ? तो आपको जवाब देना 25/12/2014। कौन? मिशन इंद्रधनुष। और कितनी डिजीज को कवर करता है? तो आपको याद रखना, इसमें 8 डिजीज को कवर करता है। और इससे पूछ ले कि कितनी 7 किलर डिजीज आते हैं, तो आपको जवाब देना इसके अंदर 7 किलर डिजीज होती है। ये बात आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द एड्स। हाँ जी, एड्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? सभी बच्चे मुझे राइट आंसर दे। आपको मैं ऑप्शन भी दिखा देता हूँ कि कापोसी सार्कोमा होता है, या कैंसर होता है, या लुकीमिया होता है, या MI होता है। ये बात मुझे अभी राइट आंसर जवाब दो कमेंट में। ठीक है, सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसका राइट आंसर है कापोसी सार्कोमा। इसका राइट आंसर क्या है? कापोसी सार्कोमा। किसका? किसका? आपको याद रखना, एड्स का। और आपसे पूछ ले कि सर कापोसी सार्कोमा क्या है, तो आपको जवाब देना ये क्या है? स्किन कैंसर है। ये क्या? स्किन कैंसर है। ये बात आपको नोट कर लेनी है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई। हेपेटाइटिस ए वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? फिको ओरल रूट के द्वारा, ब्लड के द्वारा, स्किन कॉन्टैक्ट के द्वारा, या नॉन ऑफ द अबोव। सभी बच्चे राइट आंसर दो, सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि हेपेटाइटिस ए वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करूं तो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है फिको ओरल रूट के द्वारा, फिको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है। बहुत अच्छी बात है, सभी ने राइट आंसर दी है, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पॉजिटिव एजेंट ऑफ द प्लेग। हाँ जी, प्लेग का पॉजिटिव एजेंट क्या है? प्लेग का पॉजिटिव एजेंट क्या है? मॉस्किटो है, येरसिनिया पेस्टिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, या माइकोबैक्टीरियम लेपेराई है। किसका? प्लेग का पॉजिटिव एजेंट। सभी बच्चे मुझे राइट आंसर दें, सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर मेरी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। तो प्लेग का पॉजिटिव एजेंट है क्या है? येरसिनिया पेस्टिस। येरसिनिया पेस्टिस क्या है? पॉजिटिव एजेंट है किसका? प्ले का। आई होप आपको समझ में आ रहा ना, ये सर नो, ये सर नो, सभी बच्चे ये सर नो जवाब दो, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? VDRL यूज इन डायग्नोसिस। हाँ जी, VDRL यूज इन डायग्नोसिस किसके डायग्नोसिस के लिए यूज होती है VDRL? HIV के लिए, सिफिलिस के लिए, टाइफाइड के लिए, या टिब्बी के लिए। किसका? VDRL का किसका यूज किया जाता है? VDRL डायग्नोज के लिए। तो सभी बच्चे मुझे राइट आंसर दे रहे हैं और राइट आंसर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको याद रखना, ये सिफिलिस के डायग्नोज के लिए यूज होता है, सिफिलिस के डायग्नोज के लिए यूज होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा में बन सकते हैं मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डायग्नोसिस वाज यूज इन द टिब्बी। हाँ जी, टिब्बी के डायग्नोज के लिए कौन क्या यूज किया जाता है? मोनटेक्स टेस्ट यूज किया जाता है, डिक टेस्ट यूज किया जाता है, सिक टेस्ट यूज किया जाता है, या बिडाल टेस्ट यूज किया जाता है। सभी मुझे राइट आंसर कमेंट में अभी लिखो, कमेंट में लिखो, बहुत अच्छी बात है, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कि टिब्बी के डायग्नोज के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मोनटेक्स टेस्ट। हाँ जी, मोनटेक्स टेस्ट क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, और आपसे पूछ रहे कि टिब्बी की कन्फर्मेटरी डायग्नोज क्या है? कन्फर्मेटरी तो याद रखना, स्पुटम कल्चर, स्पुटम कल्चर, स्पुटम कल्चर, या स्पुटम
स्पुटम स्मीर ये क्या कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है किसकी, टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की। और ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ की जाती है, तो आपको याद रखना ये डॉट्स थेरेपी यूज़ की जाती है, डॉट्स थेरेपी यूज़ की जाती है, ठीक है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट है कि टीबीए स्टार्ट इन इंडिया। हाँ जी, टीबीए ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस कब स्टार्ट किया गया इंडिया में, तो आपको जवाब देना सर 2003 2004 में स्टार्ट किया गया था, 2003 2004 में स्टार्ट किया गया था। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, ये नो समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस इन द हॉस्पिटल सेटेड हेपेटाइटिस। हाँ जी, हॉस्पिटल सेटल हेपेटाइटिस कौन है मोस्ट कॉमन, सभी मुझे मुझे राइट आंसर दो। हेपेटाइटिस ए होता है या बी होता है या सी होता है या डी होता है। हॉस्पिटल सेटेड के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा हेपेटाइटिस होता है, सभी बच्चे मुझे अभी राइट आंसर दो, कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर दो। और इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी हॉस्पिटल सेटेड हेपेटाइटिस होता है, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में आप इंजेक्शन लगाते हो, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो नीडल के द्वारा आपको प्रिक होके हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉस्पिटल सेटेड हेपेटाइटिस कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना हेपेटाइटिस बी के बारे में। नेक्स्ट है कि सीरम हेपेटाइटिस इज नोन एज क्या कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए या बी या डी या सी। सीरम हेपेटाइटिस किसे कहा जाता है, सीरम हेपेटाइटिस किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी। हाँ जी, सीरम हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस बी कहलाता है। बहुत अच्छी बात है फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपने राइट आंसर दिया, क्योंकि यह क्या है सर, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इनके बारे में नोट कर लेना, और ये आ सकता है राजस्थान चीज़ों में। नेक्स्ट है कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज। हाँ जी, टंग के इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, स्टोमेटाइटिस कहलाता है, गेस्ट्रेटाइटिस कहलाता है, या ग्लोसिटाइटिस कहलाता है, या जिंजीवाइटिस कहलाता है। ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं, हर एग्जाम में भी आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, राजस्थानी चीज़ों में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, अगर टंग का इन्फ्लामेशन यानी जीभ का इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसको कहा जाता है ग्लोसिटाइटिस, इसको क्या जाता है, ग्लोसिटाइटिस। ये बात अभी नोट कर लो, अगर आपने पास बुक और पेन लेके बैठे हो तो ग्लोसिटाइटिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गेस्ट्रेटाइटिस यानी स्टोमक के इन्फ्लेमेशन को क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना गेस्ट्रेटाइटिस कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले कि गम का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना इसको कहलाता है जिंजीवाइटिस कहलाता है। ये बात आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है कि अगर ओरल केविटी, हाँ जी, मुंह का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या कहलाता है, आपको याद रखना इसे कहलाता है स्टोमेटाइटिस, इसे कहलाता है स्टोमेटाइटिस। नेक्स्ट है कि आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी लेस देन। हाँ जी, आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए ब्लड में, कितने से कम होना चाहिए, 200 से कम, 220, 300 या 400 से कम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल। सभी मुझे अब एक कमेंट बॉक्स में क्या अभी अपना राइट आंसर दो। सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए ब्लड से लेस देन, तो आपको याद रखना 200 से कम होना चाहिए, 200 से कम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट है कि फार्मर लंग। हाँ जी, नेक्स्ट है कि फार्मर लंग इज ड्यू टू इज इनहेलेशन ऑफ, कि फार्मर लंग किसके इनहेलेशन के द्वारा होता है, कॉटन फाइबर के द्वारा, शुगर केन डस्ट के द्वारा, हेयर डस्ट के द्वारा, या कोल डस्ट के द्वारा। तो अब मैंने एक फार्मर लंग का एक ऑक्यूपेशनल डिजीज का पूरा वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखना है ना। तो आपको सभी बच्चे मुझे राइट आंसर दो, सभी बच्चे राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि फार्मर लंग किन की इनहेलेशन के द्वारा होता है। तो इनका राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर रहेगा हेयर डस्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हेयर डस्ट के द्वारा। और इस हेयर डस्ट को क्या नाम से जाना जाता है, इस ग्रेन डस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में हेयर डस्ट ना हो, अगर ग्रेन डस्ट हो तो उसको ग्रेन डस्ट कर देना, क्योंकि आपका राइट आंसर जाएगा।